लखानी जी, डोगरा जी और अन्य सभी पार्टिसिपेंट्स, कुछ शायद चंडीगढ़ के आसपास के हैं, कुछ शायद बाहर से भी आए होंगे। आप सभी का इस पंडाल में, इस सुंदर नगर में बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार चंडीगढ़ आए हैं, शायद उनको चंडीगढ़ जैसा सुना था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगा होगा। मेरे को भी लगभग हिंदुस्तान में सब जगह घूमने का मौका मिला है। नागालैंड तक, बेंगलोर, अहमदाबाद, सब जगह घूमा हूँ और इसलिए मैं आपका भी इस बात में मेरे से सहमत होंगे कि सारे हिंदुस्तान में चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर कोई और नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत का नागरिक होने के नाते सारे देश में घूमने के बाद इस निष्कर्ष पर कोई भी व्यक्ति पहुँचेगा। और ये खूबसूरत इसलिए नहीं है कि सिर्फ इसकी सड़कें अच्छी हैं, बिल्डिंग अच्छी हैं, खुला शहर है, आना जाना है, इसकी तहजीब भी बहुत सुंदर है। आपने बहुत देर पहले जब उग्रवाद आया था, झगड़े हुए थे, दंगे हुए थे, बहुत जगह कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, तो ये ऐसा शहर है जहाँ सारे दौर में कहीं हिंदुस्तान में कोई दंगे आए, कोई तनाव आया, कोई झगड़े आए, पंजाब में हुए, हरियाणा में हुए, यूपी, बिहार, राजस्थान में तो हर छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये ऐसा शहर है जिसमें कभी कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुई, कभी नहीं कोई हुई। आपको समाचार मिला हो कि चंडीगढ़ में कोई मंदिर गुरुद्वारे का या हिंदू सिख का या हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा हो गया। तो ये जो तहजीब है, इस तहजीब के शहर में आने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने जो इशू आज डिस्कशन के लिए लिया है, जिस पर आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, जैसा मुझे बताया गया है, ये बहुत ही सराहनीय विषय है और बहुत ही मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें सोसाइटी में ऐसी होती हैं जो अननोटिस चली जाती हैं और जब वो नोटिस होती हैं तब तक बहुत डैमेज हो चुका होता है। जैसे कैंसर है, कैंसर की जब शुरुआत होती तो किसी के नोटिस में नहीं आता, जिसको हुआ होता वो भी इग्नोर करता, नहीं यार वैसे दर्द है, कोई नहीं, अजवाइन लेके ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, मलहम लगा के ठीक हो जाएगा। और जब तक नोटिस में आता है तब तक बहुत डैमेज हो चुका होता है। ये जो विषय टूटते हुए परिवार, ये विषय भी ऐसा है जो समाज के जिस वक्त पर और जिस लेवल पर नोटिस में आना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उस समय उतनी टेंशन नहीं ले पाया। और आज हकीकत यह है कि परिवार टूट रहे हैं और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपने कानून का फैक्टर थोड़ा ओवर एम्फसाइज किया कि लॉज का मिसयूज हो रहा है, मैं उस विषय पर भी थोड़ी देर में डील करूंगा। लेकिन यह हकीकत है कि आज परिवार टूट रहे हैं और वो जो टूट रहे हैं उसका एक कारण कानून नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आज पति पत्नी के संबंध टूट रहे हैं, सगे भाइयों के संबंध में बिखराव आ रहा है, भाई भाई के संबंध में बिखराव आ रहा है। हर जगह समाज में आप चले जाएं तो समाज के अंदर जो ये टूटने की प्रक्रिया हुई है, ये इतनी तेजी से चल रही है कि कोई संस्था, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग की संस्था काफी देर से काम कर रही है, उसने इसका नोटिस लिया और इसकी तरफ आप काम कर रहे हैं। मैं वकील हूं पेशे से, 45 वर्षों से वकालत कर रहा हूं, 50 वर्षों से मैं पब्लिक लाइफ में हूं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, 23 साल की मेरी उम्र थी, मैं छात्र संघ का महासचिव था, क्योंकि हम उस समय की सरकार का विरोध कर रहे थे। तो 1 साल मुझे इमरजेंसी में जेल में भी उसकी सरकार ने रखा। मैं इसलिए सिर्फ आपको बता रहा हूं कि पिछले 50 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में रहने का मौका मिला है। आज की जो स्थिति है परिवारों की भयंकरता की, अगर इसको सख्ती के साथ न रोका गया तो 10-12 साल के बाद हमारा हाल भी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा की तरह हो जाएगा। पति को पत्नी का पता नहीं, भाई को बहन का पता नहीं, बहन को भाई का पता नहीं, सुबह आए बाय बाय करके चले गए, रात को आए अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। वो स्थिति हमारे सामने आ रही है। मैं वकील हूँ, आज कचहरियों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट की जगह बोलते हैं, डाइवोर्स के केस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद। और कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत यंग एज में हो रहे हैं। मेरे पास एक पीछे कपल आया जिसका डाइवोर्स अभी हुआ म्यूचुअल कंसेंट से। हस्बैंड एडवोकेट, बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहा है, वाइफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, बड़ी बेटी 18 साल की है, विदेश में पढ़ने गई है, छोटा बेटा 12 साल का स्कूल में पढ़ रहा है। 25 साल शादी के बाद आज उनके डिवोर्स की नौबत आ रही है। तो कई बार तो लगता भी 25 साल की पता नहीं कैसे बता दिए, नहीं तो आज जो नौबत आ रही है 3-3, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल के बाद आ रही है। मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, शहर से 2 बार MP रहा हूँ। अक्सर लोग अपनी शादियों में इन्विटेशन देते हैं, हम जाते हैं बधाई देने। मेरे पास कभी कभी कोई उनमें से सज्जन आ जाते हैं, लड़की के या उसके, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, कि हम आए हैं जी, हमने लड़की ब्याही थी जी, आप उनसे बात करो। मैं कहता हूँ मैं तो उनको बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मेरा उनके आना जाना नहीं। बोला नहीं जी, वो शादी में आपकी फ़ोटो थी तो हमने सोचा चलो आप उनको जानते हो, आप हमारी बातचीत करवाइए। मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ, 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। इस सोसाइटी के अंदर जो इनटॉलरेंस आती जा रही है,
जो मटीरियलिज्म आता जा रहा है, मैं, वो चाहे पिता है, चाहे माता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, मटीरियलिज्म जो आपके राइट्स पर, आपकी ड्यूटीज पर डोमिनेट करने लगा है, वो कारण सबसे बड़ा है जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं। दूसरी, कम्युनिकेशन गैप, बातचीत बंद हो गई है बिल्कुल। आगे परिवारों में हमने वो दौर देखा, शाम को बैठ के परिवार इकट्ठा खाना खाता था, बाप बेटा बहू बैठते थे, बात करते थे, वो करते थे। आज वो चीज समाप्त होती जा रही है। आज भाइयों के झगड़े आ रहे हैं, और कचहरियों में अब जो नए कानून आए हैं, माँ बाप को बच्चों के खिलाफ केस डालने पड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप के खिलाफ केस डालने पड़ रहे हैं। अभी आपने कानून का जिक्र किया, हमारे यहाँ के हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, मेरी आवाज आ रही है ना? फॉर्मर चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, मुझे नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं, जस्टिस एस दीवान, वो हाई कोर्ट के जज फिर चीफ जस्टिस रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उस महापुरुष को हाई कोर्ट में पिटीशन डालनी पड़ी, काहे कि मेरे को मेरे बच्चों से बचाओ, मेरे बेटे मेरे को घर से निकालना चाहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये कानून का दुरुपयोग कोई पत्नी कर रही है या महिला कर रही है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल होने लगा। क्यों? उनके लिए प्रॉपर्टी पिता से भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए पैसा अपनी माँ से भी महत्वपूर्ण है, भाई से भी महत्वपूर्ण है। आज ये स्थिति जो आ रही है, इस स्थिति को रोकने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, इसको तेजी से करिएगा। कानून हर चीज का समाधान नहीं है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दोबारा दोहराता हूं, 45 साल वकालत करने के बाद आज भारत सरकार का मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कानून हर चीज का समाधान नहीं है। कानून सिर्फ वायलेट करने वालों के लिए सजा देता है, लेकिन समाज के अंदर वो माहौल पैदा ना हो, उसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है, उसके लिए जानकारी की आवश्यकता है, उसके लिए प्रचार करने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको संदेश देने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि आज से सदियों पहले, बहुत देर पहले ये चीज नहीं होती थी, आज क्यों होने लगी है? अवेयरनेस किस बात की आ रही है? टेलीविजन का आप चैनल खोलिए, जितने सीरियल आ रहे हैं, हर सीरियल में हर 2-3 एपिसोड के बाद जिसको आप समझते हैं उसका भाई है, वो कहते हैं जी ये तो इसका पिता था, फिर वो निकाल देते ये कौन है, ये तो इसका इलिसिट चाइल्ड है, ये तो इसका ये था। ये चीजें जब आप टीवी चैनलों पे दिखा रहे हो, मुझे बताइए देखने वाली नई जनरेशन हो पूरी, उन पर क्या असर पड़ेगा? जानवी कपूर सुप्रीम कोर्ट में किसी केस में पेश हुई, सुप्रीम कोर्ट के जज ने देखते ही उसके तपाक से मुंह से निकला, यू आर स्पॉइलिंग द यूथ ऑफ द कंट्री। मैंने कहा आपने गलत कहा है, शी इज नॉट स्पॉइलिंग द यूथ ऑफ द कंट्री, शी इज स्पॉइलिंग द कंट्री। सारे देश को स्पॉइल कर रही है। आप सीरियल में क्या दिखा रहे हो? कोई आइडियलिज्म नहीं दिखा रहे आप, कोई आदर्शवाद आप नहीं दिखा रहे, आप दुनिया भर के इलिसिट रिलेशन और उसको जस्टिफाई करके कहीं से कहीं जाके आप निकाल देते हो। उससे क्या संदेश दोगे? मोबाइल तो इसलिए निकला था कि आपकी कम्युनिकेशन हो, और इसका बहुत फायदा है। आज टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इतनी आ गई है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर कोई सज्जन चाहे तो यहां से ऑन करके सारी दुनिया में इसको टेलीकास्ट कर सकता है। इससे पहले कि हम बाहर निकले, इसकी फोटोग्राफ हमारे पास ही आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इस मोबाइल का मिसयूज आप, इसका अब्यूज आप वो चीजें देखने में करोगे जो इस समय डिजायरेबल नहीं है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी आएंगे। तो कानून ने तो आपको मोबाइल दे दिया, कानून ने आपको एक्ट बना दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस रोके, पर डोमेस्टिक वायलेंस को मिसयूज करने से रोकने के लिए खाली कानून नहीं है, उसके लिए समाज में अवेयरनेस की जरूरत है। और ये अवेयरनेस आएगी ऐसी संस्थाओं के माध्यम से। कम्युनिकेशन गैप बंद हो परिवारों में, प्रयास करिए कि उनको इकट्ठे बैठना शुरू करें। मैं आपको दिल्ली, यहां से मैंने बताया 2 बार MP रहा, उससे पहले भी दिल्ली आना जाना होता था। जब से शताब्दी चली है, मैं अक्सर शताब्दी से सुबह दिल्ली जाता हूं काम करके, शाम को अगले दिन लौट आता हूं। और जब से चली पता नहीं 25-30 साल हो गए। मैंने नोट किया जाते समय एग्जीक्यूटिव क्लास में आमतौर पर शताब्दी में बड़े लोग जाते हैं, खर्चा ज्यादा होता है। एग्जीक्यूटिव में तो और भी बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली। तो क्या होता था, आगे माँ बाप बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो बच्चे को माता अपनी गोदी में बैठाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, वो करती थी। अब मैं देखता जा रहा हूं, पहले एग्जीक्यूटिव क्लास में कोई एक होता था, आज 2-3 ऐसे केस होते हैं, माँ बाप साथ में बच्चा, बच्चे को संभालने के लिए माँ के पास और पिता के पास मन नहीं है, उसके लिए एक सर्वेंट को लेकर जाएंगे जिसको एक सीट देंगे और बच्चा उसके हवाले कर देंगे, तो बच्चे का ध्यान तुमने करना। और अगर बच्चा बीच में कहीं खाने के लिए मांगता है, माँ के बाप के पास आना चाहता तो उसको डांट देती है, यही तुम्हें काय के लिए लेके आए? बच्चे के लिए तो लेकर आए ना, तो बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रख रही हो? मुझे बताइए, जिस बच्चे को माँ और बाप
4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल अपनी गोद में पालने की बजाय आया की गोद में पलवाएंगे, वो बच्चा बड़ा होकर उसकी क्या इज्जत करेगा? और ये इंसिडेंट अब होने लगे, बड़े चल के इंसिडेंट आने लगे हैं। वही बच्चे फिर माँ बाप के साथ क्या व्यवहार करते हैं। अभी आपने दिल्ली के पब्लिक स्कूल की न्यूज़ अखबार में आई विद फोटोग्राफ। एक अच्छे पब्लिक स्कूल के बच्चों को वो ओल्ड एज आश्रम में ले गए कि चलिए आपको ओल्ड एज आश्रम दिखा के लाते हैं कैसा होता है। तो एक लड़की ने जब वहां जाकर देखा तो उसकी दादी वहां थी। वो लड़की, और ये फैक्ट है, कुछ झुटला नहीं मैं सुना रहा हूँ, कहता न्यूज़पेपर में छपा। तो उसने कहा दादी तुम यहाँ कैसे? तो बोली बेटे मैं तो यही हूँ। दोनों रोने लगी। तो क्या क्यों? बोले मेरे पापा ने तो मुझे ये कहा था कि तुम्हारी दादी अपने मम्मी पापा के यहाँ गई हुई है, हमको झूठ बोला तो मुझे तो ओल्ड एज आश्रम में छोड़ गई। और वो सारी दुनिया के अंदर पब्लिसाइज हुई। देखो एक घटना नहीं है, सब जगह एक घटना आती जा रही है। क्योंकि आप जब एक वही माता जब अपने बेटे की शादी करती है तो वो उम्मीद करती है कि घर में आई हुई बहू उसके सारे काम करे, कपड़े भी धोए, पाँव भी दबाए, खाना भी बनाए। और जब अपनी लड़की की शादी करती है तो उम्मीद करती है कि उसका दामाद ऐसा मिले जो सारा दिन घरवाली की सेवा करते रहे और कुछ मत करे। वही माँ अपने बेटे के लिए अलग एक्सपेक्ट करती है, बेटी के लिए अलग एक्सपेक्ट करती है, और दोनों मिलकर जब सोसाइटी में टेंशन आती है तो फिर वो सिचुएशन पैदा होती है आज जो हमारे सामने आ रही है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं ये काम में तेजी लाने की जरूरत है, अवेयरनेस लाने की जरूरत है, दोनों को समझाने की जरूरत है। मिसयूज लॉ का सब होते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर 302, हम वकील हम जानते हैं कई बार किस तरीके से पुलिस के लोग, नशे का, एनडीपीसीएस का, किस तरीके से लोग एक दूसरे पर झूठे केस डालते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में भी डालते हैं, डॉरी में भी डालते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जेन्युइनली भी बहुत सारी जातियां लोगों के साथ होती हैं। ये भी एक फैक्ट, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अभी ये भगवंत मान अब तो सीएम हो गए पंजाब के, इससे पहले जब ये कॉमेडी किया करते थे, कभी उनकी पुरानी कैसेटें उठा के देखिए, वो मजाक में बोलते हैं कि हर पुलिस स्टेशन में फीम भी पड़ी है, चरस भी पड़ी है, गांजा भी पड़ा है, जिसको कहीं फॉल्सली इम्प्लीकेट करना करता है उसको पकड़ के लाओ, उसके नाम डाल के जेल में डाल दो, 6 साल 8 साल उसकी बेल नहीं होती। आज वो ये भी सुनने में आ रहे हैं कि सभी आपने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक निर्णय आया, किसी महिला ने अपने ससुर पे और अपने सास पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, कुछ उठा नहीं सुना रहा हूं। और जब वो दोनों पेश हुए कहते हम तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, हम तो ढंग से चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हमारे पे एक झूठा केस है। वो तो बाई चांस जज साहब ने बुला लिया, सुन लिया, ना सुना होता तो क्या हालत होती। जज ने 1 लाख रुपए जुर्माना उस महिला पे डाला जिसने वो फॉल्स केस डाला, 1 लाख। लेकिन हर केस तो नहीं आता। पर मैं ये भी, हम अगर ये मान लें कि नहीं हर केस ही डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा होता है, ये बात भी नहीं है। हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, आज भी कई बार हम लोग वो टॉलरेट करने को तैयार नहीं होते। इसलिए मैं आपसे जो बेनती कर रहा हूँ, इस जो डिस्क्रिमिनेशन, जब परिवार टूट रहे हैं, इस परिवार को टूटने के लिए बहुत तेजी से अभियान चलाने की जरूरत है। और ये केवल आपके हमारे कहने से नहीं होगा। हमारे यहाँ जो धार्मिक साधु संत हैं, प्रचार करने वाले हैं, बड़े लोग हैं, सामाजिक नेता हैं, मैं राजनीतिक नेताओं की बात नहीं कर रहा। राजनीतिक नेता तो समाज को तोड़ते हैं, उनको तो सिर्फ अपनी वोट लेने से मतलब होता है। अगर 100 महिलाओं की वोट होगी ज्यादा और पुरुषों की कम है तो वो महिलाओं की बात करेंगे। अगर उनको लगेगा पुरुषों का वोट ज्यादा है तो वो पुरुषों की बात करेंगे, चाहे ये गलत हो, चाहे ये गलत हो, चाहे वो ठीक हो, चाहे ये ठीक हो। मैं पॉलिटिकल आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नॉन पॉलिटिकल है। और वो साधु संत भी वो नहीं जो रेप के केस में, मर्डर के केस में अंदर है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। मैं उन साधु संतों की बात कर रहा हूं जिनकी लोग बात सुनते हैं, धर्म की लोग हमारे यहाँ बात सुनते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इसका प्रचार करिए, तेजी के साथ प्रचार करिए। सेंसर बोर्ड पर कंपेल हमें करना पड़ेगा कि ऐसे सीरियल जो सोसाइटी को तोड़ने को डोमिनेंस दिखाते हैं, जो सोसाइटी के अंदर वायलेंस को दिखाते हैं, उनको रोककर अच्छी शिक्षा देने वाले, अच्छे मैसेज देने वाले चले। आपको स्कूलों में, कॉलेजों में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो करिकुलम है, उसके अंदर भी आपको ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सोशल हार्मनी क्या होता है, परिवार की यूनिटी क्या होता है, परिवार को इकट्ठा रखने का क्या लाभ है, और परिवार जब टूट जाते हैं तो क्या हालत होती है। मैं यहाँ सोशल वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ चंडीगढ़ में। हमने यहाँ 2 ओल्ड एज होम पहले से बने हैं, अभी 2 की और डिमांड आ रही है, क्योंकि घरों में कोई अब बुजुर्गों को रखना नहीं चाहता। वो आके देखिए वहां जाके क्या हालत होती है। लोग पेमेंट करने को तैयार हैं कि हमारे बच्चे हमको रखना नहीं चाह रहे। और यही जब आदमी आप यंग एज में तो आपके साथ आप क्या व्यवहार कर रहे थे, आज आपके साथ वही व्यवहार हो रहा है, तो कौन किसको समझाएगा। कहीं ना कहीं से आपको इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। इसलिए जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन आगे नहीं निकल सकता। मैं इस समय लॉ कमीशन का मेंबर नहीं हूँ, पहले लॉ कमीशन का मेंबर था, फिर भी
आप लॉ कमीशन में अगर कोई भी चीज़ कहना चाहें, भेजना चाहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसका एक मेमोरेंडम बना के मुझे दीजिए, मैं वो चीज़ आपकी लॉ कमीशन को भेज दूंगा। जस्टिस अवस्थी शायद आजकल उसके चेयरमैन हैं, जो बात होगी मैं उसको करके भेजूंगा। और एक बात कहकर मैं अपनी बात अंत में समाप्त कर रहा हूँ, जो मैं बहुत जगह भी कहता हूँ, हम चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, बहुत कमजोरियां हिंदुस्तान में आई हैं। आज भी मेरे को भी बहुत जगह बाहर जाने का मौका मिला है, अध्ययन करने का मौका मिला है। इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन वैल्यू सिस्टम जैसा सिस्टम कहीं सारी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। वी आर दी बेस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन द एंटायर वर्ल्ड एंड कहीं आपको नहीं मिलेगा। आज आप इंग्लैंड में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, आपको प्यास लगे कोई पानी पूछने वाला नहीं होता है। $1 की पानी की बोतल मिलती है। बाप बेटा भी साथ में जा रहे हो तो बेटा अपना पानी अलग पी रहा है, बाप अपना पानी पी रहा अलग से आके। आप हमारे यहाँ चले जाएं, गर्मियों के दिनों में पंजाब हरियाणा में छबीलें लगी है, लोग रोक रोक के आपको पानी पिलाते हैं, जबरदस्ती पिलाते हैं। कई लोग पढ़े लिखे कि नहीं हाइजेनिक नहीं है, ये ढंग से धोया नहीं है, साफ नहीं हुआ है। कहीं आपको दुनिया में स्पिरिट मिलती है? कहीं नहीं मिलती है। एक मेरा मुल्क है जहां पर हिंदुस्तान में भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के, ना किताब, ना रिकॉर्डर, ना स्टेनो, ना रिसर्च, ना किसी ने रखा। सुबह शुरू किया, शाम तक 18 अध्याय गीता के डिक्टेट किए, सुना दिया। जो आज तक किताब उतनी रेलेवेंट है गीता जितनी उस समय थी महाभारत में, जिस समय दी गई थी। दुनिया के इतिहास में कहीं आपको मिलता है? कहीं मिलता है? दुनिया में आपको ये तो मिलता है कि एक राजा ने दूसरे राजा को मार दिया, अपने भाई को, बहन को, पिता को मार के खुद राजा में आ गया। कहीं आपको एग्जांपल मिलती है कि कोई भाई 14 साल के लिए राज छोड़ के चला जाए और वो कहे कि नहीं मेरे पिता का देश है, मैं बाहर जा रहा हूं। और दूसरी उदाहरण भी कहीं मिलेगी, जिसको राज मिला वो कहे नहीं मैं राज नहीं करूंगा, मैं तो अपने भाई की खड़ों पे राज करूंगा। यहाँ तो लोग कत्ल कर करके एक दूसरे का लोग शासन करते रहे। धर्म की बात, संस्कृति की बात, सभ्यता की बात आज जितनी हमारे यहाँ मिलती है, खाना पीना, पर्यावरण, जितना हमारे हिंदुस्तान के कल्चर ने पर्यावरण की चिंता की है, दुनिया में कहीं नहीं है, किसी मुल्क में नहीं। आज वो भले सेमिनार करें, लेक्चर करें, जो मर्जी तकरीरें दे, हमारे यहाँ जितनी चिंता हुई है खाने पीने के मामले में, आज कैंसर की दवाई तुलसी से निकल रही है। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा करते हैं, चरनामत में एक थोड़ा सा पत्ता आपको देते थे ताकि तुलसी का आपके अंदर जाए। पीपल जो ऑक्सीजन देता है, आप चले जाए राष्ट्रपति भवन में, वायसराय ने राजभवन के पीछे जहां वायसराय शहर किया करते थे 50-60 पीपल के पेड़ लगाए थे ताकि सुबह वो ऑक्सीजन ले सके। आज वो हमको पर्यावरण पे लेक्चर दे रहे हैं बंद कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे बढ़िया संस्कृति है, धर्म से, साइंस के, व्यवहार के, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसको फॉलो करते हुए चले। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, अवेयरनेस करिए। ये बीमारी बहुत तेजी से समाज में फैलती जा रही है, हर थर्ड घर में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पति पत्नी का झगड़ा है, कहीं भाइयों का झगड़ा है, अब तो पेरेंट्स का और बच्चों का झगड़ा शुरू हो गया। नया जो एक्ट आया है उस एक्ट में हाईकोर्ट में अपीलें आ रही हैं, माँ बाप अपीलें डाल रहे हैं कि हमारे बच्चों को हमने, हमारी प्रॉपर्टी हमने नाम की थी, आज ये हमको घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं। ये अवेयरनेस पैदा करिए, कम्युनिकेशन हो, संवाद हो, आपस में बैठें, बातचीत करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे कहा गया था कि 15-20 मिनट का समय मुझे लेना है। वकील के नाते जितना समय मिला है उतने में अपनी बात कहनी उचित होती है। मैंने अपनी बात कही। आप कोई बात पूछना चाहें, कहना चाहें, मुझे मालूम नहीं आपका इसका सिस्टम क्या है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय हिंद।